नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे को डिकोड करने जा रहे हैं जो फिलहाल रुक तो गया है, लेकिन जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रखी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध। लगातार आ रहे अनगिनत लाइव अपडेट्स और बयानों के बीच असल स्थिति को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हम इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और पर्दे के पीछे चल रहे असल घटनाक्रम की एक साफ और स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा काफी स्पष्ट है। पहला, कूटनीतिक गतिरोध। फिर हम बात करेंगे नई सैन्य तकनीकों की, उसके बाद इंसानी जानों की कीमत, होर्मुज का आर्थिक प्रभाव और अंत में व्यापक परमाणु संदर्भ। ये सब हमें मैक्रो पॉलिटिक्स से लेकर ग्राउंड रियलिटी तक का पूरा सफर कराएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कूटनीतिक गतिरोध, यानी खतरे में पड़ा एक रुका हुआ युद्ध। बाहर से देखने पर अभी शायद थोड़ी शांति लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये शांति बहुत ही नाजुक है। टाइमलाइन पर नजर डालें तो फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल का ईरान पर युद्ध शुरू हुआ। फिर 8 अप्रैल को पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल होने के बाद इसे होल्ड पर रख दिया गया, और अब 2 मई आते आते एक बड़ा कूटनीतिक गतिरोध बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी सेना ने साफ चेतावनी दी है कि वो युद्ध के दोबारा शुरू होने की पूरी संभावना देख रहे हैं और किसी भी नए अमेरिकी कदम का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये डेडलॉक आखिर है क्यों? ये बात और भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है जब हम दोनों पक्षों के सख्त रुख को देखते हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने ईरान के शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि इसमें ऐसी शर्तें हैं जिन्हें वो नहीं मान सकते। वहीं दूसरी ओर ईरानी नेतृत्व भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि समुद्री नाकेबंदी को खत्म किया जाए, और इसे उन्होंने किसी भी तरह की बातचीत के लिए एक सख्त रेड लाइन घोषित कर दिया है। इस पूरे गतिरोध को ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी के इस बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा है, ईरान ने मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान को अपनी योजना पेश कर दी है और अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि वो कूटनीति का रास्ता चुने या टकराव के दृष्टिकोण को जारी रखे। बयान तो बहुत सधा हुआ है, लेकिन इसके पीछे की जमीनी हकीकत यह है कि आम ईरानी नागरिकों पर इसका भारी असर पड़ रहा है। कड़े प्रतिबंधों और स्थानीय मुद्रा में भारी उछाल के कारण वहां की अर्थव्यवस्था और आम लोग इस समय अत्यधिक दबाव में हैं। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे हिस्से का, नई सैन्य तकनीकें और फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का बढ़ता खतरा। यहां जो सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात है वो है ये छोटी सी संख्या, महज 30 सेंटीमीटर। जरा सोचिए, हिजबुल्लाह युद्ध के मैदान में ऐसे फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है जो जमीन से सिर्फ 30 सेंटीमीटर यानी मुश्किल से 1 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये तकनीक मूल रूप से यूक्रेन युद्ध से ली गई है, और इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण इन ड्रोन्स को रडार पर पकड़ पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। और इसी ने एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित वल्नरेबिलिटी पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायली सेना इस नई तकनीक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इजरायल के जो भी उपाय थे वो काम नहीं आ रहे हैं। उन्होंने नए रडार सिस्टम लगाए, लेजर वेपन्स बनाए, शॉटगन तक टेस्ट कर लिए, यहां तक कि फिजिकल जाल बिछाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। यह वाकई सोचने वाली बात है कि युद्ध के मैदान में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है और पुरानी प्रणालियां कैसे बेअसर हो रही हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, मानवीय कीमत, यानी एक ऐसा युद्ध विराम जो सिर्फ नाम का है। अक्सर बड़े बड़े कूटनीतिक दावों के शोर में जमीन पर मच रही तबाही की आवाज दब जाती है। लेबनान के टायर शहर में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की इमरजेंसी डॉक्टर थिएन मिन दीन का यह बयान रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनका कहना है, नागरिक अभी भी मर रहे हैं, बच्चों पर अभी भी बमबारी हो रही है, चिकित्सा कर्मियों और पत्रकारों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि कागजों पर युद्ध विराम के दावों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। और ये स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर ने उन 2 और 4 साल के मासूम बच्चों का इलाज करने का दर्दनाक अनुभव साझा किया है जिनकी खोपड़ियां टूट गई थीं। इतना ही नहीं, मलबे में दबे लोगों को बचाते समय नागरिक सुरक्षा कर्मियों को डबल टैप हमलों में मार दिया जा रहा है। इसी बिगड़ती हुई स्थिति और विफल होते युद्ध विराम को लेकर एक अमेरिकी जनरल ने हाल ही में बैरूत में लेबनानी सेना के कमांडर से गंभीर चर्चा की है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की ओर, हॉर्मुज का आर्थिक प्रभाव, जिसने विश्व व्यापार पर शिकंजा कस दिया है।
अगर हम थोड़ा पीछे हटकर मैक्रो लेवल पे देखें तो ईरान एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रहा है जो पूरी दुनिया के व्यापार को हिला सकता है। हुर्मुज़ जल डमरू मध्य कोई आम रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। ईरान के इस प्रस्तावित कानून के मुताबिक दुश्मन देशों के जहाज़ों पर पूरी तरह बैन रहेगा जब तक कि वे युद्ध का हर्जाना नहीं देते। दूसरी बात, बाकी सभी जहाज़ों को वहां से गुजरने के लिए एडवांस में ईरानी मंजूरी लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात, ये एक स्थायी बदलाव होगा। शिपिंग ट्रैफिक कभी भी युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं आएगा। इसी खतरे को भांपते हुए कतर के प्रधानमंत्री ने भी ईरान के विदेश मंत्री को फोन कर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को जल्द बहाल करने पर जोर दिया है। अब आर्थिक दांव कितने बड़े हैं, इसे समझने के लिए ये आंकड़ा काफी है। 1.5 मिलियन यानी 15 लाख बैरल प्रतिदिन। इराक का कहना है कि अगर ये संकट आज खत्म हो जाए तो वे सिर्फ एक हफ्ते के भीतर रोजाना 1.5 लाख बैरल तेल का एक्सपोर्ट बहाल कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? रास्ता लगभग बंद है और इराक केवल तुर्की के रास्ते रोजाना 2 लाख बैरल का मामूली एक्सपोर्ट ही कर पा रहा है। इसी नाकेबंदी के जवाब में अमेरिका ने मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट नाम से एक नया गठबंधन बनाया है। इसे स्टेट डिपार्टमेंट और सेंट्रल कमांड मिलकर चलाएंगे और इसका मकसद जानकारी साझा करके और प्रतिबंध लगाकर होर्मुज़ को सुरक्षित करना है। लेकिन यहाँ एक न्यूट्रल नजरिया ये भी है कि वॉशिंगटन का ये कदम शायद इस बात का भी संकेत है कि वो इस रास्ते को अकेले नियंत्रित नहीं कर सकते, खासकर तब जब ईरान के मुद्दे पर उनके और कुछ यूरोपीय सहयोगियों के बीच तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी हिस्सा, व्यापक परमाणु संदर्भ यानी एनपीटी को लेकर आरोप प्रत्यारोप। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा साया है और वो है परमाणु हथियारों का। तो सबसे अहम बिंदु ये है कि ईरान ने अमेरिका पर पाखंड का सीधा आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन का ये बयान देखिए। 56 वर्षों से अमेरिका, जिसके पास हजारों परमाणु हथियार हैं और जो ऐसे हथियारों का नंबर 1 प्रसारक है, परमाणु अप्रसार और निस्त्रीकरण के अपने दायित्वों का स्पष्ट रूप से पालन नहीं कर रहा है। इसके साथ ही ईरान का ये भी दावा है कि जब तक उनकी गतिविधियां IAEA की निगरानी में हैं, तब तक कानूनी तौर पर उनके यूरेनियम संवर्धन पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। ये पूरी स्थिति हमें एक बेहद गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सिर्फ हितों पर आधारित कूटनीति इतने गहरे अविश्वास, तेजी से बढ़ते सैन्य तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाने वाली इस खतरनाक स्थिति को कभी सुलझा पाएगी? नई तकनीकें युद्ध का चेहरा बदल रही हैं, मानवीय कीमत लगातार बढ़ रही है और ग्लोबल ट्रेड अधर में लटका है। इस सवाल का जवाब ही शायद हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आने वाले समय में ये स्थिति क्या मोड़ लेती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।